खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं पुरानी दिल्ली की एक हवेली की कहानी पे। इसका उन्वान है चांदनी चौक का साया। और ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसकी गहराई में ना जदीद सोच और पुरानी रिवायात का एक टकराव है। एक तरफ तो एक नौजवान है, आर्किटेक्चर का तालिब इल्म, जो सिर्फ साइंस और मंतक को मानता है, और दूसरी तरफ है उसका खानदान, उसकी दादी और वो सदियों पुरानी हवेली। जी, और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक सवाल उठाती है कि होता क्या है जब कोई शख्स नस्लों से चली आ रही एक वार्निंग को महज तोहम परस्ती समझकर मतलब हंसकर टाल देता है। क्या कुछ जगहों में वाकई कोई मनफी तवानाई होती है, या ये सब हमारे जहन का खौफ है? बिल्कुल। तो आइए फिर इस वाक़े की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि एक नौजवान की मंतकी सोच जब एक कदीम अकीदे से टकराती है तो अंजाम क्या होता है। अच्छा, तो कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है दिनेश, कोई 23 साल का नौजवान। मॉडर्न है, अक्ली सोच रखता है। उसके लिए भूत प्रेत ये सब मजाक की बातें हैं। और दूसरी तरफ है उसकी दादी अम्मा जी, जो खानदान की सरबराह हैं और उनका हर अमल वो पुरानी रिवायात में डूबा हुआ है। ये किरदारों का तसादुम तो बहुत क्लासिक है ना? जी, लेकिन ये सिर्फ किरदारों का नहीं बल्कि आप कह सकती हैं कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं का तसादुम है। दिनेश 21वीं सदी की नुमाइंदगी कर रहा है, मंतिक, साइंस, हर चीज़ को सबूत की कसौटी पर परखना। और अम्मा जी उस माजी की अलामत है जहाँ तजर्बे को, रिवायात को और अनदेखी चीज़ों पर यकीन को अहमियत दी जाती थी। और इस पूरी कशमकश का मैदान जंग वो पुरानी हवेली है। हवेली, हाँ, हवेली खुद एक किरदार है। ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही। 100 साल से ज्यादा पुरानी, नमी ज़दा दीवारें और ख़ास तौर पर वो सीढ़ियों के नीचे बना हुआ स्टोर रूम। बिल्कुल, वो स्टोर रूम सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो इस हवेली का लाशोर है। वो जगह जहाँ वो सारे राज दफन है जिन्हें खानदान शायद भुलाना चाहता है। और अम्मा जी की वार्निंग उस लाशोर के दरवाजे पर एक ताले की तरह थी। उनका कहना था, बेटा, सूरज डूबने के बाद इस कोठरी का कुफल ना खोलना, वहाँ अच्छे साये नहीं बसते। और दिनेश का रद्द अमल, अम्मा जी 21वीं सदी चल रही है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, इसमें एक तकब्बुर भी था, है ना, कि मैं ज्यादा जानता हूँ, ये पुरानी बातें फजूल हैं। तो क्या इसी सोच ने खतरे को दावत दी? देखिए, ये उस कहानी का मरकजी सवाल है। क्या वो वार्निंग एक हकीकी खतरे से आगाह कर रही थी, या इस वार्निंग ने ही दिनेश के जहन में तजस्सुस का बीज बोया? नफ्सियात में एक चीज़ होती है, जिस चीज़ के बारे में सोचने से मना किया जाए ना, जहन उसी की तरफ ज़्यादा भागता है। तो उसका वो कमरा खोलना सिर्फ मंतिक नहीं था, बल्कि उस ममनुआ चीज़ को जानने की इंसानी फितरत भी थी। तो फिर वो रात आ ही जाती है। दिनेश इम्तहानात की तैयारी के बाद तकरीबन 3 बजे घर लौटता है। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने खाके चाहिए और उसे पूरा यकीन है कि वो इसी स्टोर रूम में है। जी, और वो अम्मा जी की वार्निंग को नज़रअंदाज करता है और वो जंग आलूद ताला खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही जो शदीद सड़ांध और गर्दो गुबार का सामना होता है ना, वो बू सिर्फ जिस्मानी नहीं है, वो अलामती है कि कोई चीज़ जो बरसों से बंद थी अब आज़ाद हो गई है। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटा फूटा सामान। और फिर कमरे के कोने में उसे एक पुराना स्याह लकड़ी का संदूक मिलता है। संदूक के अंदर एक चीनी मिट्टी की गुड़िया, जिसकी एक आंख गायब है और चेहरे पर दरारें हैं। अच्छा, एक मिनट, अक्सर ऐसी कहानियों में गुड़िया या आईने जैसी चीजें ही क्यों होती हैं? इनमें कोई खास बात है? ये बेहतरीन सवाल है। देखें, गुड़िया इंसानी शक्ल की नकल होती है, लेकिन बेजान ये चीज़ उसे नफ्सियाती तौर पर बहुत अजीब बना देती है, जिसे अनकैनी वैलीज कहते हैं। जब कोई चीज़ इंसान जैसी दिखे लेकिन इंसान ना हो, तो हमारा दिमाग उसे खतरे के तौर पर देखता है। और फिर गुड़िया मासूमियत की अलामत भी है। जब उस मासूमियत को मस्ख किया जाए, जैसे टूटी हुई आँख, तो इसका असर दुगना खौफनाक हो जाता है। वो गुड़िया इस कहानी में सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक वेसल है जिसके जरिए कोई दूसरी कुव्वत दुनिया में आती है। लेकिन दिनेश, वो अपनी मंतकी सोच के मुताबिक उसे सिर्फ एक पुराना खिलौना समझता है और अपनी बहन प्रिया को डराने के लिए मजाक के तौर पर उसे अपने बैग में रख लेता है।
तहरीर में लिखा है ये वो पल था जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। जी, और यहीं से कहानी का अगला मरहला शुरू होता है। कब्जा कभी भी अचानक नहीं होता, ये एक बहुत सुस्त अमल है। पहला हमला हमेशा नफ्सियाती सतह पर होता है। बिल्कुल, पहले कुछ दिन तो मामूल के मुताबिक गुजरते हैं, लेकिन फिर डरावने ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता है। हर ख्वाब में दिनेश खुद को उसी तारीक कमरे में पाता और वो गुड़िया अपनी एक आंख से उसे घूर रही होती। फिर उसके मिजाज में तब्दीली आने लगती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने कमरे में बंद रहने लगता है। ये एक क्लासिक पैटर्न है। माफूकुल फितरत कहानियों में कब्जा हमेशा तह दर तह होता है। पहले जहन पर हमला ताकि शिकार को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर किया जाए, फिर उसका असर रवैये पर नज़र आता है, और फिर वो चीज़ जिस्मानी दुनिया में अपनी मौजूदगी का सबूत देती है। और वो सबूत उस बू की शक्ल में आता है। दिनेश की माँ को उसके कमरे से वही सड़ांध आने लगती है जो स्टोर रूम में थी। ये बहुत अहम मोड़ है, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ दिनेश के जहन तक महदूद नहीं रहा। जी बिल्कुल, अब वो चीज़ उसके वजूद से निकलकर बाहर की दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। और उसके बाद अगला कदम और भी खौफनाक है। उसकी बहन प्रिया रात को जब उसके कमरे के बाहर से गुजरती है तो उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक दिनेश की और दूसरी एक बहुत भारी खुरदरी आवाज़ जो किसी नामालूम ज़बान में बात कर रही थी। और यहाँ से दिनेश की हालत तेजी से बिगड़ती है। खाना पीना छोड़ देता है, अंधेरे में बैठकर खुद से बातें करता है। और फिर कहानी का वो सबसे खौफनाक मोड़ आता है जब उसकी माँ परेशान होकर उसके कमरे का पर्दा हटाने की कोशिश करती है और दिनेश एक जानवर की तरह उन पर झपटता है। तहरीर के मुताबिक उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और उसके अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी बिल्कुल नहीं थी। इसे अकेला छोड़ दो, ये अब मेरा है। ये वो लम्हा है जहां मंतिक, साइंस, दलील सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक खुली ललकार है। ये तो खानदान के लिए नाकाबिले तसव्वुर होगा। उन्होंने डॉक्टरों से राब्ता किया, हकीमों को दिखाया, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब, तिब्बी लिहाज से दिनेश बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल कितनी खौफनाक है कि साइंस कहती है कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो रहा है। और ये इस कहानी का एक अहम समाजी तबसरा भी है। जब जदीद मेडिसिन जवाब देने में नाकाम हो जाती है ना, तो इंसानी फितरत है कि वो कदीम अकायद और रूहानी इलाज की तरफ जाती है। खानदान के लिए अब ये इंतखाब नहीं था, बल्कि मजबूरी बन गया था कि वो इस मसले का हल मंतिक के दायरे से बाहर तलाश करें। और इसी मायूसी में अम्मा जी को हरिद्वार के एक आमिल पंडित विश्राम नाथ याद आते हैं। वो खानदान की आखिरी उम्मीद हैं। जी, पंडित जी का किरदार जदीद इल्म की नाकामी के बाद रिवायती हिकमत की वापसी की अलामत है। वो घर में कदम रखते ही कह देते हैं, यहाँ कोई बहुत पुरानी नापाक शक्ति को दावत दी गई है। उनके पास वो इल्म है जो डॉक्टरों के पास नहीं था। वो अलामात को नहीं बल्कि मसले की जड़ को देखते हैं। और वो सीधे दिनेश के बंद कमरे की तरफ जाते हैं, मंत्र पढ़कर दरवाजा खोलते हैं और अंदर का मंजर मतलब किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। कमरे में शदीद सर्दी, दम घुटने वाली बू और दिनेश छत से उल्टा चिपका हुआ था। सच कहूं तो ये तसव्वुर करके भी डर लगता है। ये मंजर जानबूझकर ऐसा नाकाबिले यकीन बनाया गया है ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि यहाँ फिजिक्स के कवानीन लागू नहीं हो रहे हैं। ये जिस्मानी दुनिया पर इस माफूकुल फितरत कुव्वत के मुकम्मल कंट्रोल की अलामत है। पंडित जी सबको बाहर भेजकर अकेले उस मखलूक का मुकाबला करते हैं। पूरी रात कमरे से मंत्रों की आवाजें, शीशे टूटने की और दिनेश की चीखों की आवाजें आती रहती हैं। इसे नेकी और बदी की जंग कहा गया है, लेकिन क्या ये इससे कुछ ज्यादा नहीं है? यकीनन ये सिर्फ नेकी और बदी की जंग नहीं, ये इल्म की जंग भी है। एक तरफ वो कदीम शैतानी इल्म है जिसने दिनेश पर कब्जा किया, और दूसरी तरफ पंडित जी का रूहानी इल्म है जो इसका तोड़ करने की कोशिश कर रहा है। मंत्र, मुकद्दस धागे, लोहे की कील, ये सब सिर्फ चीजें नहीं हैं बल्कि इस रूहानी इल्म के औजार हैं। आखिरकार सुबह होने से पहले पंडित जी एक मुकद्दस लोहे की कील पर आखिरी मंत्र पढ़कर इसे फर्श में गाड़ देते हैं। एक गैर इंसानी चीख पूरे घर में गूंजती है और दिनेश बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस चीख के साथ ही कमरे से सर्दी, बू और खौफ का एहसास भी खत्म हो जाता है। ये एक अलामती फतह है।
लोहे की कील जमीन से जुड़ी होती है, ये ग्राउंडिंग की अलामत है। इस अमल के जरिए पंडित जी ने उस गैर फितरी कुव्वत को जमीन में कैद कर दिया और उसका राब्ता दुनेश से तोड़ दिया। वो चीख उस मखलूक की शिकस्त थी। दुनेश को कई दिन बाद होश आता है और उसे पिछले हफ्तों में से कुछ भी याद नहीं होता, सिवाय एक धुंधले डरावने ख्वाब के। पंडित जी वो संदूक और गुड़िया मंगवाकर सहन में जला देते हैं और बताते हैं कि उन्हें काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया था। जलाने का अमल भी बहुत अहम है। ये सिर्फ एक चीज को तबाह करना नहीं, बल्कि उसे पाक करने की एक रस्म है। मकसद ये है कि इस मनफी तवानाई को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खानदान वो घर छोड़ने का फैसला करता है और पंडित जी भी उसकी तायद करते हैं। उनके आखिरी अल्फाज बहुत गहरे हैं। मखलूक तो चली गई है, लेकिन इस घर की बुनियादों में उसका जहर अभी भी बाकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ वाक़यात, कुछ तवानाइयाँ जगहों पर अपना मुस्तकिल निशान छोड़ जाती हैं। जैसे दीवार पर से दाग तो साफ हो जाता है, लेकिन उसका निशान रह जाता है। वो हवेली अब हमेशा के लिए उस वाक़े से दागदार हो चुकी है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि अगरचे फौरी खतरा टल गया है, लेकिन इस जगह की फितरत अब बदल चुकी है। इसकी बुनियादों में एक याद बस गई है। तो ये कहानी हमें एक खत्मी सोच पर छोड़ जाती है। खानदान तो वहां से चला गया, लेकिन उस हवेली का क्या हुआ? क्या वो जहर आज भी वहां किसी अगले मकीन का मुंतजिर है, जो किसी पुरानी वार्निंग को हंसकर टाल देगा? या फिर, और ये सवाल ज्यादा अहम है, उन चीजों को असल ताकत मिलती कहां से? और यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। क्या वो ताकत उस गुड़िया में थी, या दिनेश के उस अमल में जिससे उसने एक कदीम उसूल को तोड़ा? या फिर असल ताकत हमारे यकीन या हमारे खौफ में होती है? सोचने की बात यह है कि अगर दिनेश को उस स्टोर रूम के बारे में पहले से खबरदार ना किया गया होता, तो क्या उस गुड़िया का उस पर कोई असर होता? क्या एक इंतबा खुद ही एक पेशन गोई बन जाता है? ये सवाल मंतिक और अकीदे के दरमियान की उस धुंधली लकीर पर खड़ा है, जहां ये कहानी हमें छोड़ जाती है।